बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे थे। इसमें हम लास्टली सेक्शन देख रहे थे 160। 160 जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये क्योंकि सारा प्रोसेस हमने देखा है ऊपर सारे सेक्शंस में कि किस तरह डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। सो उनमें जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता कोई भी मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स या कोई कंपनी, तो 10% जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो अदालत में जाएं और वहाँ जाके इसको चैलेंज करें इस इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स को, और वहाँ से वो उसको डिक्लेयर करवा सकते हैं कि ये इनवैलिड है। तो इसमें थोड़ी सी आज हम वकालत पे बात करते हैं, और मैंने आपसे ड्राफ्ट पिटीशन भी शेयर की है इस इलेक्शन को चैलेंज करने की एग्जांपल के तौर पे जो मैंने हाई कोर्ट में फ़ाइल की है। उसमें जो लीगल ग्राउंड्स मैंने लिए हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें मैंने एक अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बताया था कि लॉयर्स जिस तरह बाकी प्रोफेशंस में लोग काम करते हैं, जिस तरह डॉक्टर्स हैं तो वो हेल्थ रिलेटेड बात करते हैं, इंजीनियर्स जो हैं वो बिल्डिंग्स की बात करते हैं या इंजन्स बनाते हैं। तो जो वकील है बेसिकली, अगर कोई आपसे पूछे तो वकील जो है वो बेसिकली राइट्स के कस्टोडियन कह लें आप, या राइट्स का नॉलेज होता है उनको, कि जो इंसान अगर किसी डिस्प्यूट में किसी पार्टी के साथ आता है, तो अगर वो आपके पास एज ए लॉयर आएगा तो आप उसको बताएंगे कि उस प्रोपोजिशन में या उस डिस्प्यूट में उसके क्या राइट्स हैं और दूसरी पार्टी ने कौन से राइट्स उसके ब्रीच किए हैं। सो अगर आपको इन राइट्स की जो नेचर है या राइट्स की रिकग्निशन अगर आपको होगी, देन यू विल बी इन ए पोजीशन टू जज दैट सिचुएशन, और फिर आप उसको एडवाइस कर सकते हैं। और ज़ाहिर है जब आपको पता चल जाएगा कि ये जो लीगल राइट्स जो हैं उसके फ़लाँ लॉ में लिखे हुए हैं और उनकी वायलेशन हुई है, तो कोर्ट बेसिकली क्या करती है, उन राइट्स की एनफोर्समेंट करने का एक इदारा है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट पार्टियों के दरमियान डिस्प्यूट है, एक पार्टी का एक स्टांस है, दूसरी पार्टी का दूसरा स्टांस है। अब अदालत उसमें ये डिसाइड करती है, जहाँ पे वर्ड अभी इस सेक्शन में भी आपने देखा कि वर्ड डिक्लेरेशन की बात हुई है, डिक्लेयर कर देती है कि भाई ये जो इस डिस्प्यूट में ये बंदा राइट पे है और ये बंदा रॉन्ग पे है। सो राइट पे जो बंदा है उसके हक में जो डिक्लेरेशन देती है, तो वो डिक्लेरेशन एज ए लॉ ऑपरेट करती है, और बाकी जो जितने भी लोग हैं वो पाबंद हैं उस डिक्लेरेशन को इफ़ेक्ट देने में। सो अगर अगर वो नहीं करते तो वो नेचुरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सो इस पिटीशन में हम दोबारा इस सेक्शन को देख लेते हैं। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मेंबर्स होल्डिंग 10% of the voting power in the company made within 30 days of the date of election, they declare election of all directors or any one or more of them invalid if it is satisfied that there has been material irregularity in the holding of the elections and matters incidental or relating thereto. So basically एप्लीकेशन जाएगी कोर्ट को, 10% शेयर होल्डर का जो है वो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा जो लोग पिटीशन लेके जा रहे हैं विद इन 30 डेज ऑफ इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन अगर फर्स्ट को हुआ है तो उन्होंने अगले महीने में सब्सिक्वेंट मंथ में फर्स्ट तक जो है वो लेके जाना है। अदरवाइज इसको हम लिमिटेशन बोलते हैं, बेसिकली लॉ में लिमिटेशन का एक एक्ट है, वो उसमें बताया गया कि कौन सी पिटीशन कितने दिन में होगी, और वो एक मतलब कह लें कि एक जनरल लॉ है लिमिटेशन के बारे में। और इसके अलावा भी जगह हर एक्ट में या हर जिसको आप स्पेशल एक्ट कहेंगे, अगर किसी जिस तरह के अगर 160 सेक्शन में ही लिमिटेशन दी गई है तो ये इसको आप कहेंगे कि ये स्पेशल एक्ट है टू द एक्सटेंट ऑफ लिमिटेशन। और लिमिटेशन एक्ट अगर लिमिटेशन कहीं ना दी गई हो किसी लॉ में तो फिर आप रेफर करेंगे टू द लिमिटेशन एक्ट। अच्छा जी, डिक्लेयर इलेक्शन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर का इलेक्शन डिक्लेयर कर सकती है अदालत इनवैलिड, या किसी एक का डायरेक्टर का इनवैलिड कर सकती है। इसमें क्या डिपेंड करेगा कि जो आपने इरेगुलरिटी क्लेम की है, जो लोग अदालत में केस लेके गए हैं, वो डिपेंड करेगा कि वो सबको चैलेंज किया है और या फिर किसी एक को चैलेंज किया है। और इसके साथ साथ शो करना पड़ेगा टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट दैट देयर हैज़ बीन ए मटीरियल इरेगुलरिटी। मटीरियल इरेगुलरिटी क्या है
कि जो ऊपर सारा प्रोसेस दिया गया है, हमने बताया है कि इतने दिन का नोटिस दिया जाएगा, या जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने आप को जो है वो नंबर फिक्स किया जाएगा, उनका कंपनी नंबर फिक्स करेगी कि कितने डायरेक्टर्स उन्होंने रखने हैं, या वो अपनी कंसेंट फाइल करेंगे। सेक्शन 167 में अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि जिस तरह नॉमिनेशन देते हैं उस तरह सेक्शन 167 में लिखा है कि वो अपने नॉमिनेशन कंपनी में फाइल करेंगे। तो इन सारे मामलात को देखते हुए और दोनों पार्टीज़ को जज सुनेगा, यानी कि एक पार्टी पिटीशन लेके जाएगी, फिर जज नोटिस भेजेगा दूसरी पार्टी को, और जब वो दूसरी पार्टी आएगी अपने वकील के थ्रू, तो वो भी जिस तरह पिटीशन मैंने आपको सैंपल दिया है इसी का पैरावाइज जवाब फाइल करेंगे अदालत में, और उन जवाब को सामने रखते हुए दोनों लॉयर्स जो हैं वो अपनी अपनी पार्टी के हक में बहस करेंगे, और उसके बाद जो है जज साहब उस पर फैसला देंगे। अच्छा, अब ये जो ऊपर आप सारी पिटीशन ये सैंपल पढ़ लें, इसमें एक फैमिली का डिस्प्यूट है, एक कंपनी है उनकी जिसमें उनकी शेयर होल्डिंग जो है वो ऊपर मैंने लिखी हुई है कंटेंट्स ऑफ द पिटीशन में, या जो फैक्ट्स हैं ऊपर वो सारी आप पढ़ लें, उसके बाद आपको समझ लग जाएगी कि फैक्ट्स क्या हैं। और इस पिटीशन में हमने दो चीज़ें मेनली चैलेंज की। एक तो ये था कि जो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हुआ है टू द एक्सक्लूजन ऑफ द पिटिशनर्स, जो अगर आप टॉप पे देखें तो दो पिटिशनर्स हैं, उनका जो उनको निकाला गया है इसमें कंपनी में से, वो हमने कोर्ट से इस्तदा की है कि इसको इनवैलिड डिक्लेयर करें, जो हाँ जिस तरह के हमने 160 सेक्शन पढ़ा है। अच्छा, सो ग्राउंड्स में आप अपनी लीगल ग्राउंड्स बताते हैं जज साहब को कि जी ये लॉ की वायलेशन की है इस पार्टी ने, लिहाजा इस कंपनीज एक्ट में मेरा ये राइट है कि ये जो मुझे इन्होंने इलीगल निकाला है इस कंपनी में से, मुझे इस पे जो है वो दाद रसी की जाए और इस इलेक्शन को इनवैलिड करार दिया जाए ताकि नया इलेक्शन हो और उसमें जो हमारे हुकूक हैं, क्योंकि मेरे पास एक हमें पता है कि डायरेक्टर इलेक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि मेरे हक में एक ख़ास नंबर ऑफ वोट्स आएँ और मुझे जो है वो इलेक्ट करें। अच्छा, इसमें ए है जी दैट होल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एंड नोटिस ऑफ होल्डिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑन 24 जून 2019 is irregular and defective and in complete disregard of section so and so। ये सेक्शंस आप पढ़ सकते हैं कंपनीज एक्ट में, ये नीचे फिर एक्सप्लेन भी मतलब पिटीशन इसमें ग्राउंड्स में हुए हैं। It is submitted that precise irregularity in the process of election of directors and issuance of notices explained herein below। अब आपने जो टेस्ट अपने ज़हन में रखने हैं जब एज ए लॉयर आप केस बनाते हैं, तो सारे यार्ड स्टिक सेक्शन 160 में जितने दिए हुए हैं उन पे आपने गौर करना है। उन सारे स्टेप्स को जब आप सबकी कंप्लायंस करेंगे तो अब हमारा फोकस आ गया कि मटेरियल इरेगुलरिटी अगर जज सेटिस्फाई, वर्ड अगेन याद रखना है, सेटिस्फाई करना है जज को कि ये जो है इस सारे प्रोसेस में इरेगुलरिटी हुई है जो कि मटेरियल है, और जब वो जज साहब सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो पिटीशन अलाउ कर देंगे और इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। इनवैलिड डिक्लेयर करने का इफेक्ट ये होगा कि जो इलेक्शन पिछली डेटों पे हुआ है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, उसका कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। और दूसरी प्रोपोजिशन ये हो सकती है कि अगर वो सेटिस्फाइड ना हो तो वो इस पिटीशन को डिसमिस कर सकते हैं, और अगर डिसमिस होती हैं तो लॉ में आगे अपील का हमेशा एक राइट होता है, एक या दो, और उसमें हम फिर किसी लेक्चर में बात करेंगे अपील पे। अच्छा जी, बी ग्राउंड हमने ली दैट अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट only board of directors were competent to call extraordinary general meeting of members. It is submitted that general meeting held on 24th June 2019 was called without approval of board, hence a nullity in the eye of law। So 133 subsection 2 आप पढ़ें, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि मीटिंग कॉल करने का इख्तियार बोर्ड को है, यानी कि बोर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द हमें पता है कि रेक्विजिशन भी कर सकते हैं, बट बोर्ड के पास जो है वो इख्तियार है। इस केस में हुआ ये था कि उन्होंने बग़ैर किसी बोर्ड रेजोल्यूशन के या बोर्ड की मीटिंग के ही जो है वो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल कर दी।
सो अगर रेजोल्यूशन डायरेक्टर्स की अवेलेबल नहीं है या डायरेक्टर्स नहीं मिलते तो ये एक मटीरियल इरेगुलरिटी है। सो इस बी ग्राउंड में हमने जज साहब को ये बताया कि क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल कर सकते थे और उन्होंने वो मीटिंग कॉल नहीं की, तो ये एक लॉ की ऐसी वायोलेशन हुई है जो कि मटीरियल इरेगुलरिटी है। अच्छा, अब सेक्शन क्लॉज सी देखते हैं। दैट अंडर सेक्शन 158 of the Companies Act, the extraordinary general meeting had to be called and held on 1st June 2017, being last day of retirement of directors. अब सेक्शन 158 अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्टर जो हैं वो 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और जो आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी है वो आपने जो है वो जिस तरह ही करीब आ रहा है इलेक्शन के 3 साल पूरे होने का, जो कि इस केस में 1 जून 2019 बनती थी डेट, लेकिन अगर आप देखें तो आगे लिखा हुआ है इट इज़ सबमिटेड दैट होल्डिंग ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स बियॉन्ड स्टैट्यूटरी पीरियड on 24th September 2019 is a violation of section 158 subsection 2 and therefore is irregular and illegal. So election होना था, 3 साल पूरे होने थे 1 जून 2019, बट जो इलेक्शन किया गया या होल्ड किया गया वो 24 सितंबर को किया। सो 3 माह का इसमें डिले है, जो कि हमने कोर्ट से कहा कि ये एक मटीरियल इरेगुलरिटी है, लिहाजा इसकी बेस पे इस इलेक्शन को इनवैलिड करार दिया जाए विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 160। अच्छा जी, अगली ग्राउंड हमारी डी है। दैट अंडर सेक्शन 159(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 द नोटिस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग was required to be issued after approval of directors and fixation of numbers of directors to be elected in general meeting by the board. अच्छा, ऊपर हमने कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अगर कॉल करनी थी तो वो भी बोर्ड ने कॉल करनी थी, लेकिन उसका मकसद क्या था कॉल करने का कि वो उस बोर्ड में की मीटिंग में ये कंसीडर करते कि कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे इस आने वाली मीटिंग में, या जो है जो नोटिस भी देना है वो बोर्ड की अप्रूवल से वो नोटिस दिया जाना है। सो इस केस में क्या हुआ दैट द नोटिस डेटेड 1 जून 2019 रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स without approval of board and without mentioning number of proposed directors to be elected is defective and illegal and liable to be declared as such. अब हमने यहाँ पे जज साहब को ये बताया है कि ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग कॉल की है, ना नंबर फिक्स किए हैं, और ना ही जो है वो अप्रूवल हुई है किसी नोटिस की। तो ये अगर आप ये रेलिवेंट सेक्शन साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको ये जो कंटेंट्स ऑफ द पिटीशन है इनको बनाने का तरीका पता चल रहा है, और साथ जो है और अगर आप गौर करें कि प्रिसाइज और टू द पॉइंट बात करनी है, क्योंकि जो ग्राउंड्स हमें कह रही हैं कि मटेरियल इरेगुलरिटी आपने शो करनी है, और साथ ही सारा कुछ बता दिया उसमें कि आपने इन सेक्शंस के अंदर से ही कोई डिफेक्ट निकालना है। अगर कोई ऐसा डिफेक्ट आप निकालते हैं जो कि बादियुल नज़र में डिफेक्ट तो नज़र आ रहा है बट लॉ उसको जो है वो उस तरह सप्लीमेंट नहीं कर रहा, तो जैसा हो सकता है उस पॉइंट को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अच्छा जी, ई ग्राउंड है दैट अंडर सेक्शन 159 subsection 3 and section 167 of the Companies Act, a director who wants to contest election of directors was required to file duly signed notice consent to act as director with the company. ये दो देखें, जो दो सेक्शन में इसका रेफरेंस है कंसेंट टू एक्ट का, यानी कि जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करना है डायरेक्टर ने, 167 में भी यही बात है और 159 सब सेक्शन 3 में भी है। आगे पढ़ते हैं। द कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू सेंड सच नोटिस to members of the company along with notice of holding of general meeting within 7 days and also submit consent to registrar SECP within 15 days of receipt of
consent. It is submitted that election of directors and their appointment in the absence of their consent is a nullity in the eye of law under section so and so and section 167 of the Companies Act. So देखें इसमें डिफेक्ट जो है मटेरियल डिफेक्ट की क्योंकि हमने बात करनी है, तो कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर आनी थी लेकिन इस केस में नहीं आई। और वो जो कंसेंट आती है जब नॉमिनेशन पेपर, तो लॉ ये कहता है कि वो कंपनी को के शेयर होल्डर्स को भेजनी अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ होल्डिंग ए जनरल मीटिंग, और भेजनी भी विद इन 7 डेज़ है। और सब्सिक्वेंटली जो सेम चीज़ जो सेम कंसेंट है वो SCCP में भी फाइल होनी है। सो अगर ये दोनों एक्शन कंपनी नहीं करती इलेक्शन में, तो नेचुरली ये एक मटेरियल डिफेक्ट है जिसको हमने पॉइंट आउट किया। अच्छा जी, फिर आपकी क्लॉज F आ जाती है। F में है दैट अंडर सेक्शन 153H ऑफ द एक्ट ओनली ए मेंबर कैन बी इलेक्टेड एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अच्छा, यहाँ पे जो ये हैं जी क्लॉज F to H, ये सारी जो हैं ये हमने चैलेंज किया हुआ है इसमें कि जो मेंबर बनाया गया है दो शेयर होल्डर को, उन जैसे रिस्पोंडेंट नंबर 3 अगर आप यहाँ पे देखें, रिस्पोंडेंट नंबर 3 एंड 5 को, उसका भी जो है हमने चैलेंज किया कि ये जो इनको शेयर्स मिले हैं ये इलीगल हैं और ये सेक्शन 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट की वायलेशन है। हमें पता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जब शेयर्स किसी को दिए जाएंगे, किसी भी थर्ड पार्टी को, तो वो सबसे पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को जो हैं वो देने पड़ेंगे, पहले ऑफ़र करने पड़ेंगे शेयर होल्डर्स को। सो अगर हम F पढ़ते हैं that under section 153H of the act only a member can be elected as director of the company. It is submitted that election of respondent number 3 and 5, both being non-member of the company, is illegal and liable to be declared as such. It is submitted that purport transfer of shares to respondent number 3 and 5 make them a member of the company is in violation of section 76 of the कंपनीज एक्ट। अभी हम ये सेक्शन 76 को देख भी लेते हैं। फिर 161 में 3 साल वाली बात रिपीट हो गई है कि 3 साल का बाद इलेक्शन करना था और इलेक्शन की डेट थी 1 जून 2019। तो उन्होंने अगर नहीं किया तो ये भी एक मटेरियल डिफेक्ट है। और इसी तरह जो ये जो दैट एच में है दैट ट्रांसफ़र ऑफ 500 शेयर्स टू रिस्पोंडेंट नंबर 3 एंड 10 shares to respondent number 5 without approval of board of directors is illegal and liable to be struck down. Similarly, in a private company, ये section 76 का बल्कि रेफरेंस आ गया। Similarly, in a private limited company, transfer of share is restricted and can only take place after offer of such shares to the existing member in proportion to their shareholding. इस केस में हुआ ये था कि उन्होंने जो शेयर इशू कर दिए रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 5 को, उन्होंने ऐसी कोई ऑफ़र अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को नहीं की। तो हमारा केस ये था जज साहब के सामने कि जी आपने सेक्शन 76 की क्योंकि इन्होंने वायलेशन की है, लिहाजा ये जो शेयर होल्डर हैं ये वैलिडली शेयर होल्डर नहीं बनाए गए। और अगर ये वैलिडली शेयर होल्डर नहीं बनाए गए तो हमें पता है कि ये जो प्रोसेस है ये सारा इलीगल या डिफेक्टिव डिक्लेयर कर सकती है कोर्ट। इसमें सारी ये कंटेंशंस देने के बाद आखिरी क्लॉज जो होती है किसी भी केस में या पिटीशन में, उसको हम कहते हैं प्रेयर क्लॉज। प्रेयर क्लॉज में बेसिकली आप प्रिसाइजली ये बताते हैं कि जो ऊपर सारी हमने बात की है फैक्ट्स और लॉ पे, हर केस में फैक्ट्स हम बताते हैं पहले और उसके बाद लॉ बताते हैं क्या, और एंड में उसकी प्रेयर बताते हैं जज साहब को कि जी अब हम इसमें से ये रिलीफ मांग रहे हैं। सो रिलीफ इस केस में मांगा इन व्यू ऑफ द अफोरसेड फैक्ट्स, circumstances and grounds, it is therefore respectfully prayed that this honorable court may be pleased to declare that election of directors held on 24th June 2009 is invalid. अब देखें ऊपर सारी ग्राउंड्स बता दी हैं, वजूहात बता दी हैं, और इस क्लॉज को पढ़ने के बाद जज साहब को पता चल जाएगा कि हम उनसे क्या रिलीफ मांग रहे हैं।
और दूसरा जो हमने रिलीफ मांगा वो है, इट इज़ फर्दर प्रेड that this honorable court may be pleased to pass an order for rectification of register of members by declaring that names of respondent number 3 and 5 have been entered in the register of members illegally and without sufficient cause by the company. So यहाँ पे जो है 136 सेक्शन का जो है ये रिलीफ है। ये पिटीशन हमारी 160, और अगर आप ऊपर देखें इसके सब्जेक्ट में या कैप्शन में, पिटीशन में दो प्रेयर्स हैं। एक तो ये है कि ये इलेक्शन इलीगल है, दूसरा ये है कि ये जो लोग मेंबर बनाए हैं वो भी वायलेशन है सेक्शन 76 की। और 136 सेक्शन ये कहता है कि जो अगर इसको मेंबर बनाने का प्रोसेस भी अगर कोई डिफेक्टिव है तो उसको जो है कोर्ट जो है वो इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। हम ये क्विकली जो है 136 देख लेते हैं। जी 136, पावर of the court to declare the proceeding of a general meeting invalid. The court may, on a petition by members having not less than 10% of the voting power in the company, that the proceedings of a general meeting be declared invalid by reason of a material defect or omission in the notice or irregularity in the proceedings of the meeting, which preventing members from using effectively their rights, declare such proceedings or part thereof invalid and direct holding of a fresh जनरल मीटिंग। सो जिस जनरल मीटिंग में जो है वो ये शेयर ट्रांसफ़र होने थे, अगर वो उस मीटिंग में नहीं होते तो कोर्ट जो है उस मीटिंग को, उस शेयर होल्डर्स मीटिंग को भी जो है वो इनवैलिड जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। इसमें जो हमें गौर करने वाली बात है कि कोर्ट को अगर आप देखें तो एक सुपरवाइजरी रोल लॉ दे रहा है कि शेयर होल्डर्स का देखें, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब वो पैसा लगाते हैं तो कंपनी में क्योंकि डायरेक्टर्स उसको अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकते हैं, तो कोई इदारा ऐसा होना चाहिए जो उनके एक्शंस को कंट्रोल करे और उनकी देखे कि इन्होंने ट्रांसपेरेंटली जो है वो काम किए हैं नहीं करे, और अगर वो नहीं करते तो उनकी अकाउंटेबिलिटी करे। सो दो इदारे लाइमलाइट में आए ये हमारे कंपनीज एक्ट पढ़ने से, एक SECP और दूसरा कोर्ट। इनके पास, दोनों के पास ये इख्तियार है। अच्छा, अब रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर की जो हमने बात की है इस पिटीशन में, उसके बारे में है जी सेक्शन 126। ये आ गया जी, पावर टू रेक्टिफाई रजिस्टर। इसमें जो हमने मेंबर्स दो बनाए, उनको क्योंकि इलीगली मेंबर बनाया गया सेक्शन 76 की वायलेशन में, तो हमने कोर्ट से ये इस्तदा की कि क्योंकि सेक्शन 126 में कोर्ट के पास पावर है कि वो ऐसे मेंबर्स को जो है, इफ़ द नेम ऑफ एनी पर्सन इज़ फ्रॉडुलेंटली और विदाउट सफिशिएंट कॉज एंटर्ड इन और omitted फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। ठीक है, इसी ए से ही रेलिवेंट केस है, तो हम आगे पढ़ लेते हैं इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है। द पर्सन अग्रीव्ड और एनी member or debenture holder of the company or the company may apply to the court for rectification of the register. So जो register of members है जिसमें members का नाम एंटर होता है, तो उसमें जाहिर है एक लॉफुल प्रोसेस के तहत ही कोई शेयर होल्डर बन सकता है। जो अलॉटमेंट हुई है उसका एक लॉफुल प्रोसेस है, हमने लॉ में देखा है। अगर ट्रांसफ़र हुए हैं शेयर तो उसका भी एक लॉफुल प्रोसेस है। और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके बारे में हम केस देख रहे हैं, तो उसमें प्राइवेट शेयर होल्डर्स ने पहले अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर्स ऑफ़र करने थे, और अगर वो डिक्लाइन करते तो फिर किसी थर्ड पार्टी को दिए जा सकते थे। इस केस में क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो हमने इस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज किया। और इस तरह अब आपको प्रिसाइजली अगर आप ये सारा लॉ और पिटीशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह जो है ये इस सारे मामले को अदालतों में ले जाया जाता है और किस तरह इन चीज़ों को चैलेंज किया जाता है। और इसमें को पढ़ने के बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो प्लीज़ नोट कर लें, उनको हम अभी ये क्लास के बाद जो है वो करेंगे इंशाल्लाह।